हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th की जो सेकेंड हिंदी है वर्णिका, जिसे पूरा पुस्तक के नाम से जाना जाता है, तो उसके सभी चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको बतलाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से पूछा जाता है और कहीं दूसरे जगह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये नहीं कह सकते हैं कि वर्णिका से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएंगे वे सभी क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी परीक्षा के लिए कुछ हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है मंगम्मा क्या बेचती थी, यानी मंगम्मा जो थी इस कहानी की मुख्य नायिका वो क्या बेचती थी। ऑप्शन है दूध, दही, मक्खन या घी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दही, यानी उसका नाम ही था दही वाली मंगम्मा, जो लेखक के घर पे दही बेचने आती थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, यानी किसने इसको लिखा है। ऑप्शन है श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर या सुजाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास। इस कहानी को श्रीनिवास ने लिखा था। ठीक है, श्रीनिवास इस कहानी के कहानीकार हैं। तीसरा क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा जो कहानी है उसके मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन है लक्ष्मी, मंगम्मा, पापाती या फिर सीता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगम्मा, यानी मंगम्मा ही दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी जो है उसकी मुख्य पात्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, यानी जो इस कहानी को कह रहा है वो किस राज्य से है, किस जगह से है। ऑप्शन है पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से या फिर कलकत्ता से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु से, यानी इस कहानी को मुख्य रूप से बेंगलुरु से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, किसको संदेश देती है। ऑप्शन है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या फिर छात्रों को, यानी किसको सही संदेश देती है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुओं को, क्योंकि इस कहानी में जो दही वाली मंगम्मा होती है वो भी अपनी बहू के प्रति अपनी कैसी सोच रखती है या फिर उसकी बहू का अपनी सास के प्रति कैसी सोच है, इन सब चीज़ों के बारे में बतलाया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुओं को। क्वेश्चन नंबर 6 है मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, यानी मंगम्मा के घर में 4 सदस्य होते हैं। एक मंगम्मा खुद, एक उसका बेटा, दूसरी उसकी बहू, यानी 3 हुए, और चौथा उनका पोता। तो ये 4 सदस्य थे जो मंगम्मा के परिवार में थे। क्वेश्चन नंबर 7 है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, यानी श्रीनिवास जो इस कहानी के लेखक हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। जो श्रीनिवास हैं लेखक, उनका जन्म स्थान कर्नाटक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कथाकार को बरसों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। ऑप्शन है दूध, घी, सब्जी या फिर दही। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दही। उसका नाम ही था दही वाली मंगम्मा, यानी वहाँ पे लोग, जिस जगह पे ये कथाकार का घर था वहाँ पे बहुत से ऐसे घर थे जिनमें जैसे दूध का
रेगुलर लिया जाता है प्रतिदिन सुबह या शाम को, तो उसी प्रकार दही वहाँ पे लिया जाता था। तो जो मंगम्मा है इस कहानी की मुख्य पात्रा, वो श्रीनिवासन के घर दही देने का काम करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन है रंगम्मा, नंजम्मा, संजम्मा या फिर कंजम्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंजम्मा। नंजम्मा मंगम्मा की बहू रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? यानी लेखक ने इसे किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन है उड़िया, तमिल, कन्नड़ या फिर गुजराती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। यानी दही वाली मंगम्मा जो है, ये जो कहानी है यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई कहानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? ऑप्शन है बी आर नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर या फिर ईश्वर पेटलीकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर नारायण। यानी इसके लेखक हैं श्रीनिवास और इसका हिंदी अनुवादक है बी आर नारायण। श्रीनिवास ने इसको कन्नड़ भाषा में लिखा था और बी आर नारायण ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 12, 12th नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? मंगम्मा का पुत्र था, नंजम्मा का भाई था, मंगम्मा का पौत्र था या इनमें से कोई नहीं। तो नंजम्मा मंगम्मा के परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है, बल्कि उसी के गांव का एक शराबी और जुआरी रहता है जो मंगम्मा से पैसे ऐंठने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन है? मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा का पोता, रंगप्पा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा मंगम्मा का पोता, क्योंकि वही एक बीच की कड़ी रहता है जो अपनी दादी मंगम्मा और अपनी माँ नंजम्मा के बीच के झगड़े को मिटा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती है? यानी जो ये कथा बता रही हैं उनको ये मंगम्मा क्या कह रही है? बहन जी, मौसी जी, माँ जी या फिर काकी जी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ जी। यानी जो कथावाचक है, जो कथा को बता रही हैं, उनको ये मंगम्मा माँ जी कहकर संबोधित किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, एक कलाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, यानी पढ़ी लिखी कह सकते हैं, जो दही वाली मंगम्मा उनके घर आती थी और उनको रोज दही दिया करती थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिक बुद्धिमान कौन है? मंगम्मा, गांव की एक अन्य महिला, नंजम्मा या इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कौन अधिक बुद्धिमान थी? मंगम्मा, गांव की एक अन्य महिला, नंजम्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, नंजम्मा। क्योंकि नंजम्मा ने ही क्या किया था कि अपने बेटे को उसकी दादी के पास यानी अपनी सास मंगम्मा के पास भेजा था, ताकि किसी तरह सास और बहू के बीच का जो फासला था, जो झगड़ा था, वो किसी तरह मिट जाए। तो उसे ही अधिक बुद्धिमान कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है मंगम्मा? ऑप्शन है एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रांत महिला की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एक ग्रामीण महिला की। यह नहीं कह सकते हैं कि लेखिका को वो जितना ऊपर दिखती थी उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर, मतलब उसके अंदर की उसकी सोच थी, उसकी बातें थी। तो ये जो मंगम्मा है वह एक ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है, बहू की दशा है, मतलब कैसी दशा है बहू की? मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ सी। ठीक है, यानी बहू की जो दशा बतलाया है कथाकार ने वो मगरमच्छ सी है। दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास।
इसका पहला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या केरल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वहाँ पे महानदी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो हर साल अपने जो किनारे के क्षेत्रों में किस प्रकार बाढ़ की विभीषिका को लाती है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो कहानी है यह उड़ीसा से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन है श्रीनिवास, संवरदैया, सातकोरी होता या फिर सुजाता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातकोरी होता। ढहते विश्वास जो कहानी है उस कहानी के कहानीकार सातकोरी होता जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी, सीता, गीता या फिर मंगम्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी जो है उसके मुख्य पात्र होती है, जिसने इस बाढ़ की विभीषिका के बारे में बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, गुजरात या फिर पंजाब। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। इसमें उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? किस नदी के बारे में बताया गया? ऑप्शन है गंगा, महानदी, गंडक या फिर सतलुज। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महानदी। ढहते विश्वास जो कहानी है उड़ीसा से संबंधित, उसमें महानदी के बारे में बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ऑप्शन है कन्नड़, तमिल, गुजराती या फिर उड़िया। ढहते विश्वास किस भाषा में रची गई है? कन्नड़, तमिल, गुजराती या फिर उड़िया। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उड़िया, क्योंकि यह जो है यह उड़ीसा से संबंधित कहानी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लक्ष्मी कौन थी? एक संभ्रांत महिला, एक दीन महिला, गांव की सरपंच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दीन महिला है लक्ष्मी, जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता कमाने गया है और उसके परिवार में जो भी सदस्य हैं सब बच्चे हैं, एक ही बड़ा बेटा रहता है, बाकी सभी छोटे बच्चे रहते हैं। तो कह सकते हैं कि यह एक गरीब महिला थी, एक दीन महिला थी लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? यानी लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी अपने गांव में? ऑप्शन है 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या फिर 4 बीघा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बीघा। लक्ष्मी के पास मात्र 1 बीघा जमीन थी, जिस पर किसी तरह वह अपनी खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण और अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? यानी प्राकृतिक आपदा है वो आती है वहाँ पे हर साल, उसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। इसमें उड़ीसा के बारे में बतलाया गया है। वहाँ पे जो हर साल प्राकृतिक आपदा आती है, महानदी या और भी कई नदियों या जो अरब सागर है उसमें जो चक्रवात आते हैं उसके बारे में, इसमें मतलब उड़ीसा में अक्सर ऐसा होता रहता है कि प्राकृतिक विभीषिकाएँ ये जो है ये सब आती रहती हैं। तो इस कहानी में भी प्राकृतिक आपदा को बताया गया है, यानी जो कि महानदी के रूप में है। ये कहानी है उड़ीसा से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, महानंदा, सोन या फिर कोसी। तो ये महानंदा नहीं है, ये महानदी है। कह सकते हैं ये महानंदा नहीं होगा बल्कि यह होगा महानदी। महानदी का भयावह दृश्य इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए सही आंसर होगा इसका महानदी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है 11, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, माँ कात्यायनी एवं शिव, माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, ये जो देवी देवता हैं इनके मंदिर थे वहाँ गांव के ही समीप, लक्ष्मी का जो गांव था उसका समीप ये देवी देवता के मंदिर थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? ऑप्शन है हीराकुंड, दलई बांध, भाखड़ा बांध या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दलई बांध। दलई बांध को ही किसी तरह मजबूत करने का प्रयास जो गांव वाले थे या फिर जो लक्ष्मी का बेटा था वो भी कर रहा था, ताकि दलई बांध न टूटे और गांव में बाढ़ का पानी न आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दलई बांध टूट जाता है और जो विभीषिका चारों ओर फैलती है इसके बारे में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुण निधि कहाँ से लौटा था? गुण निधि जो कि लक्ष्मी के पड़ोस का ही एक लड़का था जो पढ़ता था कटक में, वो कटक से लौटा था। ऑप्शन है कलकत्ता, राउरकेला, जयपुर या फिर कटक। तो सही आंसर होगा कटक। गुण निधि कटक में पढ़ता था, वहाँ पढ़ने के लिए गया था और वो पढ़कर मतलब अपने गांव आया था और वो भी दलई बांध को किसी तरह वो बांध न टूटे इसी कोशिश में लगा हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कटक। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? लक्ष्मण, गुणनिधि, अच्युत या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणनिधि। गुणनिधि जो था वह स्वयं दल के साथ जो था वह बांध की मरम्मत में लगा हुआ था। तीसरा चैप्टर है माँ। ये कहानी है, माँ शीर्षक है जिसमें एक माँ होती है और उसकी एक पागल लड़की होती है जिसको वो पागलों के अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है, लेकिन उसको मजबूरीवश उसमें भर्ती कराना पड़ता है और वो स्वयं भी पागल हो जाती है। कहानी के अंत में एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें ये बतलाया जा रहा है कि मंगू को जैसे ही उसकी माँ अस्पताल में भर्ती करके आती है वो भी अगले रोज पागल हो जाती है, उसी के जैसी हो जाती है। तो चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन है दही वाली मंगम्मा, नगर, ढहते विश्वास या फिर माँ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ। माँ शीर्षक की कहानी, माँ शीर्षक कहानी जो है उसकी ये पात्र है मंगू। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन है सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, संवर दैया या फिर लक्ष्मी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर ये इस कहानी के कहानीकार हैं। तीसरा क्वेश्चन है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है पिता, माँ, पुत्र या फिर पुत्री। तो माँ कहानी में माँ की जो ममता होती है अपनी संतान के प्रति और अपंग संतान के प्रति तो ज़्यादा ही ममता होती है, तो उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी, सीता, नंगम्मा या फिर मंगू। तो इस कहानी की मुख्य पात्र है मंगू, जो कि 13-14 वर्षीय एक लड़की यानी कह सकते हैं कि जो कि दिमागी रूप से बीमार रहती है, उसकी ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी? ऑप्शन है अच्छी, खराब, पागल या फिर गूंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पागल। मंगू जो थी वो पागल लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है बंगला, उड़िया, गुजराती या फिर राजस्थानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। गुजराती भाषा में ये कहानी लिखी गई है और इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। इनमें से कौन है जो ईश्वर पेटलीकर की रचना है? ऑप्शन है लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास या फिर शीर्षण। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, खून की सगाई।
ये ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है B.R. नारायण, B.R. चोपड़ा, गोपाल दास नागर या फिर ईश्वर पेटलीकर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के कहानीकार जो है वह ईश्वर पेटलीकर है। क्वेश्चन नंबर 9 है माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू की माँ, स्वयं मंगू, मंगू का भाई या फिर मंगू की बहन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगू। मंगू स्वयं ही पागल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? ऑप्शन है कुसुम, पुष्पा, गुड़िया या फिर सोनी। तो सही आंसर होगा कुसुम। कुसुम मंगू के ही गांव की एक लड़की रहती है जो कुछ दिन पहले पागल हो जाती है, लेकिन जब उसे पागलपन में भर्ती कराया जाता है तो उसमें सुधार होने लगता है और वह बिल्कुल अच्छी होकर वापस लौट आती है। उसी को देखकर लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है मंगू की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 13 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12, सी। ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 12 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है मंगू की मां को कितने पुत्र थे? 1, 2, 3 या फिर 4। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2। मंगू की मां को 2 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 13 है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, मतलब किस प्रकार के हैं? व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के या फिर अनुभवहीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार कुशल। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती रहती है उसके जो कर्मचारी होते हैं वो व्यवहार कुशल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कहानी का प्रधान पात्र है कौन? यानी मंगू जो कहानी है उस कहानी का प्रधान पात्र कौन है? मंगू, डॉक्टर, माँ या कुसुम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ। यानी इसकी प्रधान पात्र माँ होती है और उसकी पुत्री मंगू, लेकिन मुख्य पात्र कह सकते हैं कि माँ ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? किसने कहा? डॉक्टर की, माँ जी के पुत्रों की, समाज के लोगों की या फिर अस्पताल के कर्मचारियों की। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, समाज के लोगों की। समाज के लोगों में से ही किसी ने कहा था कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है मंगू को पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात, 10 वर्ष से या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात। इसीलिए तो उसके सही होने की कोई आशा न थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? यानी माँ जी जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर वापस आई तो उन पर क्या प्रभाव उनमें दिखा, क्या अंतर दिखा, इसके बारे में बताना है। वो बहुत प्रसन्न हुई, पोते की सेवा में लग गई, वह भी पागल है या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह स्वयं भी पागल हो गई। यानी एक माँ का ममत्व कितना था भरा हुआ उनमें कि जब वो अपनी बेटी को पागल खाने में भर्ती करके आई तो वह स्वयं भी पागल हो गई। अगला चैप्टर है नगर, यानी ये भी एक कहानी है नगर शीर्षक से, जिसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पापाती किस रोग से ग्रसित था? यानी इस कहानी में जो पापाती होता है वह किस रोग से ग्रसित रहता है? ऑप्शन है मलेरिया, मेनिंजाइटिस, कैंसर या फिर डेंगू। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग से पापाती पीड़ित था। दूसरा क्वेश्चन है नगर कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन है सुजाता, श्रीनिवास, सातकोरी होता या फिर सांवरदैया। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सुजाता। यानी नगर कहानी जो है इसकी कहानीकार सुजाता है। तीसरा क्वेश्चन है
नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन है मंगम्मा, पापाती, सीता या फिर मंगू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पापाती इस कहानी का मुख्य पात्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? मदुरई, पटना, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई। मदुरई की घटना का वर्णन इस कहानी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? सीता, पापाती, गीता या फिर लक्ष्मी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पापाती। वल्ली अम्माल की पुत्री जो थी उसका नाम था पापाती। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? के रंगराजन, एस रंगराजन, जी रंगराजन या फिर आर रंगराजन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एस रंगराजन, यानी सुजाता रंगराजन, ये इनका पूरा नाम रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास या हैदराबाद। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। सुजाता का जन्म स्थान जो है वो तमिलनाडु रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? ऑप्शन है 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक या फिर 15 से अधिक। तो ये कहानी लिखे जाने तक सुजाता की कृतियाँ जो हैं वो 25 से अधिक प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 से अधिक, 25 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? आधुनिक तमिल कहानियाँ, समकालीन भारतीय साहित्य, माँ या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक तमिल कहानियाँ। ये जो कहानी है नगर, ये इसी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है? माँ, ढहते विश्वास, नगर या फिर दही वाली मंगम्मा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नगर। नगर कहानी जो है यह के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नगर कहानी में संदेश दिया गया है, मतलब क्या संदेश दिया गया है नगर कहानी में? नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारियों को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वल्ली अम्माल जो थी वो अशिक्षित थी और अशिक्षित होने की वजह से उसको कई कष्टों का सामना करना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पापाती कौन थी? वल्ली अम्माल की बहन, वल्ली अम्माल की भतीजी, वल्ली अम्माल की पुत्री या फिर वल्ली अम्माल की पोती। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वल्ली अम्माल की पुत्री थी पापाती, जो कि मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? ऑप्शन है वल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण, निर्धनता के कारण, डॉक्टर नहीं रहने के कारण या फिर अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण। अगर वल्ली अम्माल पढ़ी लिखी होती तो पापाती जरूर अस्पताल में भर्ती हो पाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या आदेश देकर गए थे? क्या आदेश दिया था उन्होंने? अस्पताल से छुट्टी की, अस्पताल में भर्ती करने हेतु, राशि जमा करने के या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल में भर्ती करने हेतु, क्योंकि उन्होंने जब इसको देखा पापाती को तभी उन्हें लगा कि यह मेनिंजाइटिस से पीड़ित है और इसके बारे में मतलब इसका सही से इलाज यहाँ पे किया जाए, ये सोचकर बड़े डॉक्टर साहब ने पापाती को अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया था। अगला चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी? इस कहानी में एक माँ की दुर्दशा को दर्शाया गया है, यानी इस कहानी का जो शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी, यानी एक माँ कब तक अपने 3 बेटों के घर घर घूमती रहेगी, मात्र एक क्या कहा जाए, कुछ खाने के लिए या अपने पेट को लेकर, अपनी भूख को मिटाने के लिए कब तक माँ अपने
3 बेटों के घर घूमती रहेगी, इसी चीज़ को इसमें कहा गया है, इसीलिए इसका शीर्षक रखा गया है धरती कब तक घूमेगी। यानी धरती को माँ माना गया है और माँ को धरती जैसा माना गया है, धरती के स्वरूप को माना गया है माँ को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? ऑप्शन है घुटन, आनंद, सुख या दुख। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा घुटन। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है श्रीनिवास, सुजाता, सांवरदैया या फिर सातकोरी होता। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सांवरदैया। ये इस कहानी के लेखक हैं, यानी धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के ये लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? पापाती, मंगम्मा, लक्ष्मी या फिर सीता। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सीता। सीता धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की मुख्य पात्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? यानी किस जगह की घटना को इस कहानी में दिखलाया गया है? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की या फिर उड़ीसा की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की। एक राजस्थानी कहानी है जिसको हिंदी रूपांतरण किया गया है, जिसका शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता, यानी किसको प्रधानता दी गई है? नारी को, पुरुष को, बच्चों को या फिर कोई नहीं, यानी किसी को नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारी को। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में नारी को प्रधानता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़ या फिर तमिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। ये एक राजस्थानी भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन हैं? बी.आर. नारायण, के.ए. जमुना, गोपाल दास नागर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है? समकालीन भारतीय साहित्यों से, आधुनिक तमिल कहानियों से, माँ से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समकालीन भारतीय साहित्य से धरती कब तक घूमेगी ये जो कहानी है ये संकलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50-50 रुपये की जो देने की बात जो उनके बेटों ने की कि तीनों बेटे 50-50 रुपये हर महीने दे दिया करेंगे। इस बात से सीता को बहुत दुख लगा। इस बात ने सीता को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और वो अपने घर छोड़कर चली गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सीता को कितने पुत्र थे? 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीता को 3 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीता के बड़े लड़के का नाम था, क्या नाम था? शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश या शंकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्थ विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? नारायण, कैलाश, सीता या कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीता की अवस्था। सीता की जो अवस्था थी वह अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है राधा, लक्ष्मी, सविता या कविता। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राधा। कैलाश जो कि उनका बड़ा लड़का होता है सीता का, तो उसकी पत्नी का नाम है कैलाश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कैलाश ने अपनी माँ यानी सीता को कितने रुपये प्रतिमाह देने के लिए कहा? ऑप्शन है 50 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये या 80 रुपये। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपये।
कैलाश ने अपने मतलब दोनों भाइयों को ये निर्णय सुनाया था कि हम तीनों भाई मिलकर हर महीने 50-50 रुपये माँ को दे दिए करेंगे, जिससे वो अपना भरण पोषण करेगी। अगला क्वेश्चन है, किसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर गया? ऑप्शन है सीता के, कैलाश के, राधा के या फिर बिज्जू के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीता के। सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। किसको? अपने जो बेटे थे, तीनों बेटे, उनके बर्ताव को देखकर। अगला क्वेश्चन है, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? ऑप्शन है 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना या फिर 4-4 महीना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1-1 महीना। यानी किसी भी बेटे में इतनी क्षमता नहीं थी। सब संपन्न थे, सब आर्थिक रूप से संपन्न थे, सबके पास धन संपत्ति थी, लेकिन सीता को सबसे बड़ा दुख इसका था कि कोई एक बेटा एक माँ को पालने में सक्षम क्यों नहीं हो रहा है। तो सीता को कह सकते हैं कि 1-1 महीना प्रत्येक बेटे के पास रहना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, सीता अपने को मानती है, क्या मानती है? भिखारिन, बेकार, समझदार या दुखी। तो सही आंसर होगा सीता अपने आप को भिखारिन मानती थी, जो तीनों बेटे के यहाँ 1-1 महीने जाकर रहती थी और भीख में जो मिलता था वो ग्रहण करती थी, लेती थी। इस तरह सीता अपने आप को भिखारन मानती थी। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का क्लास। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चंस को रट जाइए, बिल्कुल याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछेगा। यानी ये जो अगर वर्णिका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, अदर कहीं से नहीं पूछेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दें इसको। तो चलिए मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।